नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये मंच पूरे व्यवस्थित तरीके से लगाया गया है कि रोशनी बिल्कुल सामने आ रही है, तो फिर भी अपने लोगों से तो आंख में आंख मिला के बात करनी चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग एक लंबे समय से यहाँ इस धूप में बैठे हुए हैं। तो त्रिलोकपुरी की जनता को मेरा, जो महान जनता, उसको मेरा बार बार नमन कि उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना सहयोग किया। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा और चंद ही शब्दों में अपनी बात को खत्म कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात को सुने और उसको समझें। उसका मकसद क्या है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और अगर आप लोग लाइव नहीं चलाएंगे ना, तो तमाम लोग आराम से देख पाएंगे। आप लोग बैठ जाएंगे, नहीं बैठ के भी आप चला सकते हैं। ये जो पीछे लोग बैठे हैं ना धूप में, ये पागल नहीं है। मैं भैया बोल रहा हूँ मैं धन्यवाद देता हूँ 11 बजे आए हुए लोगों का। हम लोग यहाँ एक अवसर पे इकट्ठा हुए और अवसर है कि उपचुनाव है। उपचुनाव में तमाम तरह के प्रत्याशी आपके बीच में हैं और मैं उन प्रत्याशियों को बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो प्रत्याशी हमारे द्वारा यहां की सेवा के लिए मैदान में उतारा गया है, वो बहुत कर्मठ, ईमानदार और संघर्षशील नौजवान। वो क्षमता रखता है लड़ने की, वो क्षमता रखता है गरीबों की हक की आवाज उठाने की, और वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। जब वो एमसीडी के दफ्तर में जाके बैठेगा तो आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। वो किसी भी कीमत पर आपको निराश नहीं होने देगा, क्योंकि वो वोट की ताकत को समझता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं अपनी बात शुरू करते हुए कि करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, ये उनका देश है। और उन्होंने तमाम तरह की गैर बराबरी और भेदभाव को मिटाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए। प्रयास ये था कि एक समता मूलक समाज बने, ऐसा समाज जिसमें गैर बराबरी ना हो, ऐसा समाज जिसमें जाति धर्म के ऊपर शोषण ना हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिख के अधिकार दिया। कैसा अधिकार कि एक गरीब का बच्चा भी जो है वो एमसीडी में, विधानसभा में, लोकसभा में एमपी, एमएलए, विधायक बन के जो है जाए और अपने लोगों की सेवा करे। ये लड़ाई सेवक से शासक बनने की लड़ाई, जहां छल द्वारा एक बड़े समाज को सेवक बनाया गया, आज वो समाज संविधान से जो ताकत मिली है उसके बदौलत वो शासक बनना चाहता है। और शासक बनकर वो चाहता है अपनी आवाज उठाना। हम लोग कभी नहीं आए वोट मांगने के लिए यहाँ, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं यहाँ तमाम धर्म और मजहब के लोग हैं और इस मंच पे तमाम तरह के फूल हैं। यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, दलित भी है, पिछड़े भी हैं, सब लोग। ये जो व्यवस्था और ये जो हालात आज आपकी है, इसके जिम्मेदार हम लोग नहीं, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन पे आपने भरोसा किया और आपको उनको वोट दिया। हम लोगों ने जब से मैदान संभाला, हमने एकता की बात की और हमने एकता की मिसाल पेश की। और मैं याद दिला देना चाहता हूं, याद करो वो दिन, आज 24 तारीख है, 24 फरवरी, जहां तमाम तरह के सियासी लोगों ने अपनी हार की बौखलाहट निकालते हुए यहां माहौल खराब किया। और ये ताली बजाने का विषय नहीं है, माहौल खराब करके हमारे भाईचारे को बांटने का काम किया। या तमाम मुस्लिम भाई बैठे हैं, बताइए क्या कंधे से कंधा मिला के आपके सहयोग में खड़े हुए, नहीं खड़े हुए दलित समाज के लोग? और जो हमें बांटने के लिए दलित समाज को आगे जाता था, उस दलित समाज ने तय किया कि हम अपने भाईचारे को टूटने नहीं देंगे।
और मैं आज भी वहीं खड़ा हूं। लेकिन जिन पे आपने भरोसा किया था, याद है वो अपने घर में पड़े सो रहे थे जब आप तमाम तरह के आंदोलन यहां सीएम पे एनआरसी पे कर रहे थे। आज आपके पास मौका, 28 तारीख को चुनाव, और तमाम दलों के लोग, और एक दल ऐसा है जिसकी नीयत और जिसकी नीति वो गरीबों के पक्ष में है, उनके हित में, और वो दल ऐसा है कि जिस बात को कहता है डंगे की चोट पे करके भी दिखाता है। मेरे आज भी याद है, मैं बुरा ना कहते हुए सच बताने का काम करता हूं। जब यह कोरोना काल स्टार्ट हुआ तो वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि हर कोरोना वॉरियर्स को हम 1 करोड़ रुपए देंगे और उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी। और जितने लोग यहां बैठे हैं, बताओ जो दलित समाज के लोग जो सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, उनके इतने लोग मेरे बताओ मुख्यमंत्री तुम्हें 1 पैसा देने का काम किया है नहीं किया? ये भेदभाव कब तक? हमारी वोट लेके मुख्यमंत्री बनते हो, हमारे निशान को अपना निशान बताते हो, जब हम तुम्हारा मतलब निकल जाता है, हमारे लोगों के अधिकारों के मामले में चुप्पी थाम लेते हो। अब हम चुप नहीं रहेंगे, अब हम किसी कीमत पर चुप नहीं रहेंगे। और ये दिल्ली याद रखे, ये दिल्ली हमारे लोगों से भरी पड़ी है। कोई गली जाके देखो, यहां बहुजन समाज के तमाम लोग रहते हैं, और हिस्सेदारी क्या है उनकी? वो अपने हक की बात नहीं कर सकते। ये मुझे बताया गया कि ये पानी पीने को मजबूर है हम लोग। क्या संविधान ने जो ताकत दी और गैर बराबरी दूर के तमाम तरह के अधिकार हर नागरिक को दिए, क्या आज भी वंचित वर्ग के लोग ये पानी पिएंगे? मुख्यमंत्री क्या समझते हैं खुद को? हम जानवर हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं, हम गाजर मूली हैं, हम पढ़े लिखे बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं, हम अपने हक लेना जानते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं पीढ़ी से, और हम ऐसा साफ पानी देंगे अपने लोगों को, और सिर्फ पानी नहीं देंगे, उनके हक की जो तमाम लड़ाई। और मैं जब रास्ते में आया, मैं आपसे बिल्कुल दिल की बात कर रहा हूं कि छोटे छोटे बच्चों को हमारे लोग लेके आते थे मेरे पास, इनका फोटो खिंचवाइए। मुझे उनके फोटो की नहीं, मुझे उनके भविष्य की चिंता है कि उनका भविष्य कैसा होगा। जिस तरह की नफरत की आंधी इन लोगों ने चलाई है, उनका भविष्य ऐसा होगा या उनका भविष्य वैसा होगा जैसे बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। संविधान में प्रत्येक नागरिक को बराबर के अधिकार, जो गैर बराबरी करेगा उसको सजा मिलेगी। क्या गैर बराबरी खत्म हुई? कब तक हम लोग ठगे जाते रहेंगे? जब हम लोग रोटी खाते हैं और हमें बुद्धि है कि हम अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर सकते हैं। गलती यह है कि हम आज तक दूसरों के भरोसे, हमें लगता है कि दूसरों के साथ खड़े होकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि 40 करोड़ दलित समाज के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, 40 लाख, उनके साथ मिलकर लोग आने वाले कल में राजनीति करेंगे। ये ताकत जो है दलित समाज की एकता से हम लोग पैदा करेंगे। और जिस दिन मेरा दलित समाज यहां तैयार हो जाएगा, ये मंच पर बैठा हुआ जो तड़प रहा है, जो परेशान है, जिसको सताया गया है, वो मेरा मुस्लिम भाई का हाथ पकड़ लेगा। मैं गारंटी देता हूं कि यहां कमजोरों का राज आएगा। आप याद तो करो कि आपको सताया किसने? क्या पिछड़े वर्ग के लोगों ने आपको नहीं सताया? नहीं, सताया इन सरकारों ने। ये हमारी एकता को तोड़ते हैं बार बार, ये हमारे भाईचारे को तोड़ते हैं। और आप ये बताइए, क्या पड़ोसी से लड़के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? नहीं। क्या बिना एकता के देश मजबूत हो सकता है? नहीं। वर्तमान की जो सेंटर की सरकार है, जो काम करके भाईचारे की बात करती है, जो बात करती है, जो कहती है कि करो, किस बात का डर है? क्या आज हमारे हालात कोई बता रही थी? हम यहाँ सफाई करने का काम करने के लिए लगा हुए हैं? क्या नहीं दिया?
चाहते हैं नहीं चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो ये ताकत आपको जो है ना ये आप अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति नहीं करेंगे, अगर योग्य लोग राजनीति नहीं करेंगे तो अयोग्य लोग राजनीति करेंगे और जो अयोग्य लोग आप पर राज करेंगे। जिनको चाय बेचनी चाहिए थी वो आज सरकार चला रहे हैं, और जिनको पढ़े लिखे लोगों को सरकार चलानी चाहिए थी और वो लोग रोजगार के लिए परेशान, और सरकार से रोजगार मांगो, सेंटर की सरकार से, तो क्या कहते हैं कि हम पे ठेकेदारी नहीं है। तुम पे ठेकेदारी किस बात की है? सिर्फ हमारे वोट लेने की। 2 करोड़ रोजगार देंगे। जब चुनाव का समय आएगा तो हमारे लोगों के पैर धोएंगे, और जब चुनाव खत्म हो जाएगा फिर उनको याद दिलाएंगे कि तुम कौन हो। मैं अपने लोगों को कहना चाहता, तुम याद क्यों नहीं रखना चाहते तुम कौन हो? तुम क्यों उनकी बातों में आके अपने वोटों को बर्बाद कर देते हो? देखिए, वोट का अधिकार जो है वो बिकने के लिए नहीं मिला। नौजवान यहाँ जो खड़े हैं, वोट का अधिकार किसने मिला है? शासक बनने के लिए, अपनी गुलामी को काटने के लिए। क्या 70 साल की आजादी में वोट के अधिकार के बाद आपकी गुलामी कटी? क्या आप अपने सपने को जी पा रहे हैं? जो सपने आप घर में पढ़ के देखते हैं, आपके बच्चे, हमारे घर की महिलाएं, हमारे बुजुर्ग, क्या वो पूरे हो पा रहे हैं? क्या हमारे सपने ये है कि इन छोटे छोटे घरों में रहे? क्या हमारे सपने ये हैं कि ये तमाम तरह की परेशानियां हमारे लोग झेले? सरकार ने आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किया क्या है बताइए? क्या सरकार ने आपके लिए कोई ऐसी योजना लाई कि आपकी गरीबी दूर हो सके? ये लोग फ्री देने की बात करते हैं, और ये फ्री देके आपको मोहताज बना देना चाहते हैं। और वोट कोई ऐसी चीज नहीं कि कोई चीज आपको फ्री में दे दे और उसके बदले में वोट दे दो। वोट आपको देती है सम्मान, वोट आपको देती है अधिकार, वोट आपका आने वाले कल का फैसला करती है। यहाँ नौजवान जो है वो त्रस्त है रोजगार से, और ये जो नौजवान भीम आर्मी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा कर रहे हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, वो दलित वर्ग के हों, पिछड़े वर्ग के हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, वो कोई, अगर संविधान नहीं होगा तो आपकी क्या हालात होगी बताइए? अगर संविधान नहीं होगा तो क्या आपको कोई सम्मान से बिठाएगा बराबर में? नहीं। अगर वोट का अधिकार आपसे छीन लिया जाए, आपके घर कोई आएगा क्या? नहीं। आपसे मीठी मीठी बात करेगा क्या? नहीं। आपके हक की बात करेगा क्या? नहीं। वो वोट भी लेते और आपके हक की बात भी नहीं करते, सिर्फ आपको धोखा देते हैं। और पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे लोगों को बहुत सोच समझ के फैसला करना चाहिए, और सोच समझ के फैसला ऐसे होकर मैं बताता हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे आपके बीच वोट मांगने के लिए, और बात करेंगे हमारे गुरुओं महापुरुषों की, लेकिन जब हाथरस में हमारी बच्ची को तड़पाया जाएगा, जब उसकी हत्या होगी, जब उसके शरीर को नोचा जाएगा, उसके शव को, जिस बहन को हमने इतने लाड़ प्यार से पाल के तैयार किया, जिसकी कसम भी हम लोग नहीं खाते, जब उसके शव को कचरे की तरह जला दिया जाएगा, तब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पंचायत करेंगे और ये कहेंगे कि हम अपराधियों के साथ खड़े हैं। कि कब तक भूलेंगे हमारे लोग? देखिए, जानवर में और इंसान में थोड़ा सा फर्क है। जानवर अपने दिल की बात नहीं कह सकता, इंसान कह सकता। अगर आपका जमीर जिंदा, आप अपने लोगों की कदर करते हैं और आप अपने लोगों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, तो इन मक्कारों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये मक्कार कभी आपके थे नहीं। अगर ये होते तो बहुत दिनों सत्ता में है, आपकी जिंदगी बदल गई होती। ये जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने वाले लोग, ये बांटने वाले लोग, इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए और हमें अपने लोगों के अधिकार चाहिए, उनकी सुरक्षा चाहिए। और ये सुरक्षा आपको तब मिलेगी जब सत्ता आपके हाथ में। ये एमसीडी का चुनाव 1 साल का चुनाव होगा। कितने दिन का चुनाव है? 10-11 महीने का। आपने पुराने लोगों को देखा,
क्या 11 महीने का समय जो है हमें मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए बताइए? और 11 महीने में हम वो करके दिखाएंगे जो लोग 5 साल में नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी नियत ही नहीं। अब इस बात से रहना चाहता हूँ, ये रिजल्ट शीट है, हमारे मुस्लिम भाइयों को तो वोट ही देनी है। अगर वो मुझे प्यार देंगे, मुझे सहयोग करेंगे, मैं सूद समेत जो है इसका हिसाब करूंगा, याद रखना। मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं नहीं, हम हैं सब लोग। ये हमारे नेता हिमांशु वाल्मीकि जी, ये हमारे नेता रविंद्र कुमार भाटी जी, ये हमारे नेता गुलजार सिद्दीकी जी, ये हमारे नेता राजकुमार जी, ये हमारे नेता एडवोकेट साई साहब, ये हमारे नेता ये खून के रिश्ते वाले मेरे भाई, ये कपिल साहब, ये चावला जी, ये चंद्रा जी, ये कनिष्ठ, ये आफ्ताब, ये हमारी बहन यहाँ ये दिन रात एक करके हमारी बहनों को समझाने का काम कर रही है। इसको मिलेगा क्या यहाँ से, आप बताइए? मान सम्मान इसको मिलेगा कि समाज में एक नई लहर जाएगी कि अब समाज के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनको साथ देने के लिए उनके लोग खड़े होंगे। और मैं बस ये चाहता हूं कि आप 11 महीने के लिए मुझे सपोर्ट करें, साथ दें, और आपका 11 महीने का साथ दिल्ली में नहीं दुनिया में एक नया संदेश देगा। और वो संदेश आपने दिया भी है। ये गरीबों की पार्टी, गरीबों के संगठन ने टाइम्स मैगजीन, जो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण मैगजीन है, उसमें जो 195 देश है दुनिया में, 195 देशों में से 100 नेता चुने गए। उनमें से अगर भारत में से कोई है तो वो आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका भाई। ये इसलिए संभव हो पाया, क्योंकि वहां की मीडिया पे यहाँ की सरकारों का पहरा नहीं है। अगर वहां की सरकार या वहां की मीडिया पे पहरा होता तो ये कहते कि इसको मत देना, एक तो दलित समाज का और ऊपर से मोदी का पूर्ण विरोधी, इसको मत देना किसी की कीमत को। समझ लो। देखो, मुझे मोदी से नफरत नहीं, मुझे नफरत है उनके कार्यों से। मैं इंसान से नफरत नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं मानवता से प्रेम करता हूँ। मेरे गुरुओं महापुरुषों ने मुझे यही सिखाया। मैं नफरत करता हूँ उनकी नीतियों से, और उनकी नीतियां देश हित में नहीं है। वो क्या कर रहे हैं कि सरकारी उपकरण बेच रहे हैं। 1,75,000 करोड़ रुपए कहां से लाएंगे? सरकारी उपकरण बेच के। और उन सरकारी उपकरणों से आपके काम चलते हैं आसानी से। अगर सरकारी बस चलती है तो क्या किराया सस्ता नहीं है क्या? क्या आपको सीमित पैसे में संसाधन नहीं मिलते हैं क्या? आपने बताओ, सरकारी हॉस्पिटल में जोर दबाव नहीं है क्या इलाज करवाने के लिए? प्राइवेट में कोई गरीब को घुसने देगा क्या? सरकारी रेल में गरीब और अमीर दोनों सफर नहीं करते हैं क्या? ये जो सरकारी सिस्टम है, ये इसमें जवाबदेही है, इसमें आरक्षण है। सभी लोग जाते हैं और सभी लोग जाके देश की खुशहाली में हिस्सेदारी करते हैं। और चलिए, आप उन्हीं डिपार्टमेंट को बेच दीजिए जो घाटे में चल रहे हैं, आप तो उनको बेच रहे हैं जो मुनाफे में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इस देश पे कब्जा करना चाहता है। और मैं इस मंच से मोदी जी से कहना चाहता हूं कि कब्जे का उर्दू सोचे, इस दिन यहां से अम्बेडकरवादी खत्म हो जाए। और अम्बेडकरवादी कभी खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि हम बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वंशज हैं। और हमें मिली है ताकत 21वीं सदी में राज की। और ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी, और जब 21वीं सदी हमारी होगी तो क्या यहाँ कोई भाईचारा टूट पाएगा? क्या किसी बहन को असुरक्षा होगी? अभी मैं उन्नाव गया। उन्नाव क्यों गया? एक दिन में 3 बच्ची। सरकारें वहां को किसे अधिकार कि उनकी सरकारों में ये हो जो कह रहे हैं तुमने तो प्रदेश बदल दिया हो, हरियाणा बदल दिया हो, किसान सड़कों में तुमने देश को लूटने का काम किया। तुम जो है देश के सबसे बड़े गद्दार हो। अब देश उससे त्राही मांग रहा। आप समझ लें। देखिए, मैं सफाई कर्मचारी जो लोग काम करते हैं उनके लिए कहना चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में ये प्रोविजन बनाया गया कि जो दैनिक कार्य है वो कभी संविदा पे नहीं होगा, ठेकेदारी पे नहीं होगा।
लेकिन जब 40-50 हजार रुपए की तनख्वाह जो है सफाई कर्मचारी परिवार लेने लगा, और उस बाप ने सोचा, जैसे मेरे पिताजी ने सोचा कि नहीं, मैं अपने बच्चे से ये काम नहीं कराऊंगा। अब तो संविधान आ गया, गैर बराबरी दूर हो गई है, मेरे बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, मैं उसको डॉक्टर बनाऊंगा, मैं उसको इंजीनियर बनाऊंगा, मैं उसको वकील बनाऊंगा, मैं उसको जज बनाऊंगा, मैं उसको आर्मी में भेजूंगा, मैं उसको पुलिस में भेजूंगा, मैं उसको IAS IPS बनाऊंगा। तो जो लोग इनकी सफाई का काम करते थे, इनको लगा कि यार ये तो आज हमारे मालिक बन के बैठे हैं, यानी कि जिसे हमने सेवक बना के रखा वो तो आज शासक बन गया है। तो इन्होंने क्या किया, षड्यंत्र से सारा MCD और ठेके, ये जो काम है सफाई कर्मचारी, इन्होंने ठेकों पे कर दिया, क्योंकि आबादी तो ज्यादा है, रोजगार कोई है नहीं। अब 8,000 में हमारा आदमी कर रहा, और 8,000 में जो कमाता है, क्या वो प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ा सकता है? अगर वो पक्का मकान बनाना चाहे तो कितने दिन उसको तैयारी करनी पड़ेगी? अगर उसका बच्चा बीमार हो जाए तो वो उधार मांगता फिरेगा। हमें मजबूर किया गया है कि हम इनके मोहताज बने रहे, हम रोटी की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम सिर्फ रोटी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे भाई, हम इस देश में राज करेंगे, हम इस देश को चलाएंगे, हम इस देश के लिए नीतियां बनाएंगे। जो लोग फ्री देना चाहते हैं ना, उनको मैं बताना चाहता हूँ, वो कुछ नहीं दे रहे आपको फ्री। सरकार कैसे चलती है आपको पता है? जो गरीब लोग टैक्स देते हैं उसके पैसे से। मुख्यमंत्री अपनी जेब से नहीं देता पैसे। आप एक शर्ट खरीदते हैं ना, आप एक गुब्बारा भी खरीदते हैं, उस पर टैक्स लगता है। नमक के पैकेट पर भी टैक्स लगता है। उस टैक्स से जो है वो टैक्स सरकार को जाता है, सरकार उस पैसे से चलती है। ये जो फ्री देने वाले हैं ना, इनके लिए हमें अपने समाज को तैयार करना पड़ेगा कि हम यहाँ फ्री मांगने के लिए नहीं बैठे। वो दे रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला? कौन बड़ा होता है? बड़ा कौन हुआ? लेने वाला। मालिक लोकतंत्र में आप है, वो अब मालिक कौन बना अभी? समझ रहे हो? देखिए, 7 चीजें गारंटी देता है लोकतंत्र। प्रत्येक नागरिक को रोटी, उसको कपड़ा, उसको मकान, उसको चिकित्सा, उसके लिए शिक्षा, उनकी सुरक्षा और उनके लिए रोजगार। ये 7 चीजें सरकार की गारंटी होती है, सरकार देती है। समझ रहे? और सरकार कह रही है हम तो फ्री दे रहे हैं। ये 7 चीजें देने के बाद तब जाके लोग खुशहाल होते हैं। तो सरकार अभी हमें कुछ भी नहीं दे रही है, और हमें देने वाला समाज नहीं, लेने वाला समाज नहीं बनना, देने वाला समाज बनना, क्योंकि वोट की ताकत जो है हमारे पास है। तो मैं चाहता हूं कि आप इनके आगे कमजोर ना समझे, आप इनके आगे खुद को ताकतवर समझे, क्योंकि चुनाव से 2 महीने पहले ये तमाम लोग आपके पैर छूते आगे। बैठे मेरे पिताजी, यहाँ वो जो पीछे बैठे उधर, दल सिंह पहलवान जी, छूते नहीं छूते हमारे पैर? बताओ। हमारे पैर भी धोते हैं, और क्या कहते हैं? वोट दे दो। और चुनाव के बाद हमारी खाल तारते हैं, और खाल तो बहुत लंबे समय से हमने तारी है। जब तक संविधान नहीं था तब तक हम खाल तारते थे, और संविधान आने के बाद ये हमारी खाल तार रहे हैं। देखिए, बहुत सारी बातें मैं यहां से नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप तैयार हो जाए। ये तो झांकी है, पिक्चर तो भी बाकी है। पिक्चर दिखाएंगे दिल्ली को 2023 में, 23 में, 22 में दिखाएंगे सेंटर को, और 25 में दिखाएंगे दिल्ली को। और हम बताएंगे कि गरीब लोग जो है शासन करेंगे, गरीब के बच्चे नेता बनेंगे, गरीबों की सरकार आएगी, गरीब का लड़ाई खुद लड़ेंगे, वो किसी करेंगे, और वो करेंगे तो देश की सेवा, समाज की सेवा। क्या आपको मुझे रखना नहीं आता है? आता है नहीं आता? और ऐसे में को
चिंता नहीं कर सकती, वरना हो और सारे काम सत्ता कर सकती है। सोचे मैं यहाँ सत्ता में हूँ, मेरी कोई भी एक व्यक्ति खड़ा होकर कहे कि भैया मुझे चाहिए, बताओ मैं उसे दे सकता नहीं दे सकता। ये नौजवान बैठा हमारा भतीजा, तुम पढ़ रहे हो लबीस, तुम्हें रोजगार चाहिए, क्या हम तुम्हें रोजगार दे सकते नहीं दे सकते? जब तुम्हारा सपना हम एक कदम से पूरा कर सकते हैं तो तुम लोग सत्ता में क्यों नहीं आना चाहते? बताओ, तुम लोग सत्ता में आ सकते हो क्योंकि जैसा मैंने कहा, कितनी आबादी है यहाँ दलित समाज की? दलित समाज कितनी है? 40% दलित समाज और 30% मुस्लिम समाज और 18% बैकवर्ड का जो हमारा भाई, जो हमारा बिल्कुल हिस्सा है, जिसने देश की तमाम लड़ाइयां लड़ी है, जो हमारा अपना खून है, जो उससे बिछड़ा हुआ, जिसको इकट्ठा में करना है, जिसको तमाम तरह से धर्म के नाम पे यूज करके हमारे खिलाफ लगाते हैं। सरकार किसकी होनी चाहिए? वोट हमारा, तो राज किसका होना चाहिए? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपको चल रहा है, हम नहीं चलेगा, हम नहीं चलेगा। समझ रहे हो? देखो, जितने लोग बैठे हैं, इनके दम पे तो मैं दिल्ली जीत लूंगा, ये तो समझ रहे नहीं समझ रहे? हम लोग यहाँ गुलामी करने के लिए नहीं पैदा हुए, हमें संविधान मिला है, हम संविधान की ताकत से यहाँ नेता बन सकते हैं, हम यहाँ मालिक बन सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब आने वाली जो पीढ़ी है वो गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगी। आप बताओ, गुलामी बर्दाश्त करोगे क्या? हमारा मुल्क, मैंने कल भी कहा कि एक ईंट उठा के देखिए, मजदूरों की मेहनत लगी हुई है, ये जो तमाम बिल्डिंगें बनी हुई हैं, लेकिन मजदूरों के लिए इनके रास्ते नहीं खुले हुए, ये मालिकों की। मजदूर जो इस देश का बड़ा परिवार जो तमाम वर्गों से आता है, क्या उसको मालिक बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? ये इसकी पहलू समझते हो नहीं समझते हो? बिल्कुल। ये जो तमाम लोगों ने पगड़ी पहनी है, पगड़ी का मान रखोगे नहीं रखोगे? बताओ, रखोगे नहीं रखोगे? अगले 3 दिन मत सोना, बैलेट के साथ बुलेट की तैयारी में रखनी है, तुम्हारी वोटों को चुराना ले। समझ रहे नहीं समझ रहे? ऐसा ना हो तुम सो जाओ और वो लोग मक्कारी कर जाए। लोग मुझसे कहते हैं कि ईवीएम का क्या करोगे, तो हमने कहा कि हमारा झंडा और डंडा दोनों बहुत मजबूत है, हमारी वोट को कोई नहीं चुरा सकता। समझ रहे? तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, अगले 3 दिन ना सोना, अगले दिन 3 दिन पूरी ईमानदारी से मेहनत करना, और जब रिजल्ट आपके पक्ष में आए उस दिन खुशी मनाना। उससे पहले कभी कभी क्या होता है, आपने कहानी सुनी होगी तमाम लोगों ने, बचपन में मैंने पढ़ी कि एक कछुआ और एक खरगोश रेस में दौड़ रहे थे, और रेस में जो खरगोश दौड़ रहा था उसे लगा मैं तो बहुत बलशाली हूँ, मैं तो बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। वो पेड़ के नीचे बढ़ के क्या हो गया, और जीता कौन? अभी भी कछुआ जीता। जीतना किसे चाहिए? जो मेहनत का कौम है, जो कमेरा वर्ग है, उसको जीतना चाहिए। और जीत कौन रहा है? लुटेरे लोग जीत रहे हैं। अपने देश को बचाना नहीं बचाना, अपने देश को ताकतवर बनाना नहीं बनाना है, भारत की जो दुनिया में पहचान है उसको बना के रखना नहीं बना के रखना है। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले एक जानकारी आपको दूंगा। देखिए, सरकारों को तो पेट्रोल मिलता है फ्री, और आपकी मोटरसाइकिल से लेकर गाड़ी तक पेट्रोल आपके पैसे से आता है। पेट्रोल के दाम कहां जा रहे हैं? सरकार को तो दिक्कत हुई? रसोई गैस के दाम कहां जा रहे हैं? तमाम तरह के जो आप यूज करते घर में सामान के दाम कहां जा रहे हैं? किसानों के अन्न को लूटने का प्रयास हो रहा है, किसी पे फर्क पड़ा? आपको समझना पड़ेगा। अभी एक खबर आई परसों, मीडिया के लोग नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि सरकार का डर है, और हम चैलेंज से कहते हैं हम नहीं डरते सरकार से, क्योंकि हम चोर नहीं है, हम लुटेरे नहीं है, हमने किसी का कुछ छीना नहीं है, हम ईमानदार हैं और हमारी ताकत है, हम किसी से नहीं झुकेंगे। राफेल का जो मामला था ना, एक रिपोर्ट आई कि सरकार ने कहा उस कंपनी को कि अगर आप अंबानी ग्रुप को इसमें नहीं इन्वॉल्व करोगे तो हम आपसे ये राफेल खरीदेंगे नहीं।
ये पूंजीपतियों के दलाल आपके हितैषी कभी नहीं हो सकते। ये अमीरों के जो दलाल है ना, ये गरीबों के कभी अपने नहीं हो सकते। गरीबों को अपना रास्ता स्वयं चुनना पड़ेगा। ये जो मेरे भाई खड़े हैं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मजहब के नाम पर जो कत्ल हो रहे, क्या तकलीफ नहीं मानते हो? क्या ये बंद होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कौन बंद कर सकता है? जो सत्ता में है और सत्ता तुम्हारी नहीं है, कौन बंद करेगा बताइए? हम सब मिलके। तो फिर मिलाओ एक दूसरे के हाथ और पकड़ के ऐलान करो कि हम 28 में एमसीडी के चुनाव में जवाब देंगे और आने वाले प्रत्येक चुनाव में अपना भाईचारा कायम करके हम बहुजन समाज के लोग यहाँ दिल्ली में अपनी सत्ता काबिज करेंगे। मिलाओ हाथ और पकड़ो ऐसे हाथ एक दूसरे के और करो वादा खुद से कि कोई हमारी एकता को नहीं तोड़ पाएगा, किसी भी तरह का धोखा हमें बेवकूफ नहीं बना पाएगा। और अगर आप इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि हम लोग भी तैयार हैं। जहां आपका पसीना पड़ेगा हम लोग खून देंगे। अपनी एकता को अपनी ताकत बना लो। ये लोकतंत्र है, यहाँ सरों की कीमत होती है, तलवारों की कीमत नहीं होती। और यहाँ कीमत होती है 1000 कलम और 1000 तलवार और 1 कलम। और मैं आपसे सिर को सिर जो है ये इसकी ताकत मांग रहा हूं। अगर इसकी ताकत आपने विक्की पार्चा को दी ये, तो तमाम काम होंगे आपके और आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये आपका साथी तैयार हुआ है, आपका ये भगवान नहीं बना है कि आप इसके सामने आप गिड़गिड़ा। ये आपके 24 घंटे काम में खड़ा रहेगा। क्या बताओ, खड़े रहोगे नहीं खड़े रहोगे? जिस दिन ये आपके काम से चूकेगा उस दिन मैं इससे रिश्ता खत्म कर लूंगा, क्योंकि मैं ईमानदार व्यक्ति हूं और मैं इसे आगे बढ़ता देखना चाहता हूं। और मैं बढ़ता देखना चाहता हूं हर उस गरीब के बच्चे को जिसके अंदर आग है कुछ करने के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, मस्ती के लिए, परिवर्तन के लिए। क्या आप निराश तो नहीं करोगे? तो करो वादा कि तुम पूरी मेहनत से इनकी लड़ाई लड़ोगे। मैं वादा करता हूँ पूरी जनता को कि मैं पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ में इस लड़ाई को पूरा करूंगा। मैं जितने भी हमारे जो करप्ट लोग हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो उन्होंने जो रेडी पटरी वालों से वही जो कर रखी है वो बंद करी जाएगी। और जो लैंडरों पे जो वही चल रही है हमारे यहाँ पे वो बंद की जाएगी। और जो नालियों की जो दिक्कत चल रही है उसके ऊपर पूरा डे 1 से उसमें काम किया जाएगा। जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा उससे डे 1 से काम किया जाएगा। और पूरे वार्ड को हम ऐसा कर देंगे कि पूरा दिल्ली का पूरा इंडिया देखेगा कि दिल्ली के लिए जो पहला जो आजाद पार्टी का जो बना है तो उसने पूरा उसको बदल दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने सारे भाइयों को, अपनी बहनों को, माताओं को, अपने बुजुर्गों को। मैं शायद दोबारा आपके बीच इस चुनाव तक ना आ पाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब तमाम तरह के लोग आपके बीच आए। फैसला आपका। आप बाद में ऐसा ठगा महसूस तो नहीं करेंगे जैसे आपने दिल्ली में सरकार बना के किया। ये आपका फैसला है। तमाम तरह के लोग आएंगे और तमाम तरह के दावे करेंगे और मैं सिर्फ एक अवसर की तलाश कर रहा हूं कि मुझे अवसर मिले और मैं करके दिखाऊं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। और हम तमाम जगह प्रयास कर रहे हैं। और कोई मामला हो, चाहे वो CA/NPR NRC का हो, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो गरीबों का हो, चाहे मजदूरों का हो। आप तमाम लोग जानते हैं जब यहाँ से कोरोना काल में मजदूर परेशान थे, टीम आर्मी की टीम एक एक रात में उनके लिए खाने की व्यवस्था कर रही थी। हम गरीब परिवार से, हम गरीबों के दर्द को समझते हैं और हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाला कल सुनहरा होगा। बस आपके साथ की जरूरत है। क्या आप साथ देंगे? अब दोनों हाथ उठा के बताइए, साथ देंगे तो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम सब लोग अपनी एकता से ताकत बनाएंगे, रिश्ते बनाएंगे और किसी भी तरह का सांप्रदायिकता का जो माहौल बनाने का प्रयास करेंगे लोग, उसको किसी भी कीमत पे अपने जामा पहनने नहीं देंगे। हम भाईचारा बना के रखेंगे। हम एक दूसरे के सुख दुख की लड़ाई लड़ेंगे और हम एक दूसरे को भाई होने का विश्वास दिलाएंगे। मैं इसी बात के साथ आपसे निवेदन और विनती चाहता हूँ, जाने की इजाजत चाहता हूँ।